हेलो एवरीबॉडी, आई एम शबाना और ये जो वीडियो सीरीज मैं बना रही हूँ ये मेरी अपनी कहानी, मेरी ज़ुबानी कहानी, कुछ और नहीं। इट्स अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस हाउ आई हैड सर्वाइकल कैंसर एंड हाउ आई फॉट विथ इट एंड आई वन द बैटल। इस सीरीज को बनाने का मकसद बहुत सिंपल एंड क्लियर है। अगर एक भी इंसान को मैं होप दे पाई, क्योंकि ये नाम बहुत खतरनाक है फ्रेंड्स, कैंसर आज भी वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजीज मानी जाती है और लोगों ने इसमें इतने अपनों को जाते हुए देखा है कि ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, कैंसर हो गया तो मतलब अब तो कोई जीने का, जिंदगी का कोई होप ही नहीं है। और यहीं पे सारी गड़बड़ हो जाती है। माइंडसेट का, आपकी उम्मीद का, आपके भरोसे का कितना बड़ा रोल है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो मैं उन लोगों को होप देना चाहती हूँ, खुदा ना खास्ता, जिनको ये डिटेक्ट हुआ है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, सिर्फ इसलिए कि छोटे छोटे वीडियोस मैं ऑलमोस्ट डेली अपलोड करती हूँ, तो आपको ये ऑटोमेटिकली, हम जद्दोजहद भरी जिंदगी में भूल जाते हैं, आपको रिमाइंडर आएगा कि एक वीडियो अपलोड हुआ है और आप 3 से 4 मिनट 5 मिनट में इसको देखेंगे। और अगर आपको लगता है कि किसी इंसान को इसकी ज़रूरत है, ऐसी होप की ज़रूरत है, तो आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उसके साथ। सेकेंडली, ज़रूरी नहीं कि कैंसर, ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। मैंने देखा है ज़िंदगी में लोगों को बहुत छोटे छोटे चैलेंजेस से हारते हुए, बहुत छोटे छोटे चैलेंजेस के आगे गिव अप करते हुए, तो उनको भी एक होप मिलेगी कि अरे नहीं यार, अगर, और मैं कोई ये अकेली नहीं हूँ, ऐसे 50 और लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर 100, 125, 150 करोड़ की आबादी हो, वहाँ पे कितना भी काम किया जाए कम है, राइट। और मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी तक जो आपको बताया कि पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस जो मुझे फेस करना मैंने शुरू किए, वो था यूरिन से रिलेटेड। यूरिन प्रॉपर पास आउट नहीं हो रहा था बिकॉज कोई नर्व कटी होगी, इतना सारा यहाँ पर ही सारे ऑर्गन्स होते हैं लोअर एब्डोमेन में, तो कोई नर्व्स कटी होंगी, लिम्फ नोड्स भी निकाले, ये सब इसमें तो कुछ ना कुछ डैमेज हुआ होगा। बिकॉज यूरिनरी ब्लैडर को उठा के, जैसे मेरे सर्जन ने मुझे बताया, आई एम नॉट अ डॉक्टर, ना कोई मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, ना साइंस स्टूडेंट भी नहीं हूँ मैं, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि इस वजह से हुआ होगा शबाना, और सब ठीक हो जाएगा समय के साथ, जस्ट आप पेशेंस रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तो अभी ये जब यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हुआ तो मैं इंट्रोड्यूस हुई यूरोलॉजिस्ट से, उनके कांटेक्ट में आई। एक यूरोलॉजिस्ट, उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अब उनका ये कहना था कि देखिए, यूरिन वैसे ही बहुत इन्फेक्शियस होता है। यूरिन क्या है, कोई पाक चीज़ तो है नहीं, नापाक चीज़ है। और वो क्यों है ऐसी, क्योंकि उसके थ्रू टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से जा रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस एंड ये सब उसमें अगर वो ठहर जाए कहीं तो पनपते हैं। और मेरे साथ वही प्रॉब्लम शुरू हुआ कि मेरा यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होता था। मैं जब भी पेशाब करने जाती थी तो पूरी तरह से वो पेशाब निकलता नहीं था, तो थोड़ा बहुत जो पेशाब रह जाता हर बार, उसमें इन्फेक्शन शुरू हो जाता था। और यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आपने सुना होगा, जिसने भी किसी ने इसको कभी ना कभी उसको हुआ है, वो इसकी तकलीफ जानता है कि कितना पेनफुल होता है यूटीआई। माय गॉड, आपको पेशाब की जगह में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है, बार बार यूरिनेशन की फीलिंग होती है। आप पेशाब करके आए, उठ के बाहर निकले और ऐसा लगता है फिर से पेशाब आ रहा है, और बूंद बूंद और जलन के साथ पेशाब होता है। और ये जब थोड़ा बढ़ जाता है तो फिर आपको बहुत ठंड लग के बुखार आता है, बुखार बहुत शूट होता है, और मुझे ये सब कुछ होना शुरू हो गया। यूरोलॉजिस्ट ने कहा, शबाना, आपको दिन में 3 बार कैथेडराइजेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि कैथेडर लगा के पूरे टाइम रख नहीं सकते,
है ना। कैथेटर की भी एक मियाद होती है, और मैं अच्छा चल फिर रही हूँ, सब अपना काम कर रही हूँ, तो कैथेटर लगा के नहीं रख सकते, उनका ये कहना था। फिर क्या होता है, अगर कैथेटर लगा है डायरेक्ट तो फिर मसल्स अपना वो खोने लगते हैं और फिर प्रॉपर फंक्शनिंग में आने में टाइम लगता है। वो ऑफ कोर्स अगर कोई इमरजेंसी केसेस हैं तो वहां तो लगाना ही पड़ेगा, बट उन्होंने कहा आपको कैथेटराइजेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, एक K90 करके पतली सी ट्यूब आती है, उसको आप अपने यूरिनरी ब्लैडर में इंसर्ट करो और उसके थ्रू जो बचा हुआ पेशाब है उसको निकालो। सुनने में मैंने इजीली कह दिया और आपने सुन लिया, मगर ये प्रोसेस अगर दिन में 3 बार करना हो, 3 बार नर्स को बुलाना हो और 3 बार आपको ये प्रिक करवाना हो, इट वॉज नॉट ईजी, इट वॉज वेरी इरिटेबल, इट वॉज पेनफुल। और उसके लिए पूरा एक चार्ट बनाना पड़ता था। हर 15 दिन में यूरोलॉजिस्ट से मिलना है तो दिन भर में कितना पेशाब किया इसका चार्ट। अब आप नॉर्मली जो कर रहे हो उसको आप हर बार एक कैन में करके उसको मेजर करके रखना है, और फिर सिस्टर आएंगी, वो कैथेटराइजेशन करेंगी, उसमें कितना निकला इसका हिसाब रखना है। नॉर्मली 5-10 ml 20 ml तक अगर रुक रहा है तो इट्स नॉर्मल, बट कहीं 10 कुछ बुक्स में है, कुछ में 15 है, ऐसा है। बट इससे ज़्यादा अगर रुक रहा है तो इट्स नॉट करेक्ट, मतलब ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है यूरिनरी ब्लैडर की। मेरा रुकता था 200 ml पेशाब रुक गया, 300 ml पेशाब करने के बाद तो उसको फिर वो K90 ट्यूब डाल के निकाल के खाली करना होता था दिन में 3 बार। नर्स आती थी, वो करती थी प्रोसीजर। इट यूज टू टेक हार्डली 5 मिनट्स, 5 मिनट का काम होता था ये, बट दिमागी तौर पे ये मेरे लिए 1 घंटे का काम होता था। मैं पहले ही घड़ी देखने लगती थी कि अब टाइम आ रहा है, और बाप रे फिर वही ऐसे करके, बट देयर वाज नो ऑप्शन। कुछ मेरे पास चॉइस नहीं थी, जैसा डॉक्टर्स ने कहा वैसा ये सिलसिला चलता रहा। क्योंकि जो सेकेंड टाइम ओपन करना पड़ा था पेट, जिसकी वजह से अभी टाके हील अप नहीं हुए हैं। डॉक्टर्स ने क्या कहा था सर्जरी के बाद कि आपको 3 से 4 हफ्ते बाद रेडिएशन स्टार्ट करना है। एक मियाद होती है, देखिए आप किसी चीज को अगर क्योर कर रहे हैं, आपने सर्जरी करके उसको रिमूव कर दिया, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद आपको उसको रेडिएशन देके उसको जलाना है, फिर कीमो से उसको खत्म करना है। मगर मेरे केस में ये जो दोबारा से पेट खुला, जब तक ये पूरी तरह हील अप नहीं होगा रेडिएशन स्टार्ट नहीं हो सकता। ऑन्कोलॉजिस्ट वॉज वेटिंग फॉर अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द सर्जन, एंड सर्जन वॉज नॉट गिविंग द ग्रीन सिग्नल बिकॉज वो हील नहीं हुआ था। बार बार सोनोग्राफी होती थी हर 1-1.5 महीने में ये देखने के लिए, और इस वजह से 10 मार्च को ये प्रोसेस वापस हुआ था, लेकिन पूरा मार्च निकल गया, पूरा अप्रैल निकल गया। इनफैक्ट मई 5 या 6 तारीख को मैं पहले रेडिएशन के लिए जा पाई, जब सारे डॉक्टर्स ने जिन्होंने सर्जरी की थी और सोनोलॉजिस्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया कि यस नाउ यू कैन गो फॉर रेडियोथेरेपी बोलते हैं, रेडिएशन। ओके, मैं रेडिएशन बोलती हूँ, मुझे ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं मालूम है, आई एम अ लेमैन, आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्टोरी। तो रेडिएशन क्या होता है, कैसे होता है, उसका क्या खौफ था, वो क्या मशीन होती है, क्या प्रोसेस होता है, क्या रेडिएशन पेनफुल होता है, ये सब मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूँगी। जब मुझे मेरा बुखार कंट्रोल हुआ और ये कैथेटराइजेशन चलता रहा, उन्होंने कहा ये आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा क्योंकि रेडिएशन में गैप नहीं आना चाहिए। रेडिएशन लगातार होगा और उसमें बुखार में नहीं हो सकता, तो आपको बुखार नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए यूरोलॉजिस्ट ने कहा ये कैथेटराइजेशन आप दिमाग को अपने किनारे रख दो, कुछ सोचना नहीं है, रोज करवाना ही है, जिससे यूरिन निकलता रहे, एटलीस्ट 3 बार तो कुछ होल्ड ना हो, और बाकी टाइम और दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, हैवी एंटीबायोटिक्स मुझे दिए जा रहे थे कि मुझे ये बुखार ना आए। सो आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल दैट, एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करूँगी कि रेडिएशन कैसे स्टार्ट हुआ और उसका क्या प्रोसेस होता है। टेक केयर, बाय बाय।